जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। प्रथा ही विधि का बल है। प्रथा ही आगे चल कर के कानून का रूप धारण करता है और प्रथा के माध्यम से जो समाज संचालित होता है उसे ही हम ओरिजिनल कानून मानते हैं। आज आधुनिक युग में भी प्रथाओं पर ही आधारित हमारे अधिकतर कानून हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो विषय है प्रथागत कानून और बौद्धिक संपदा। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित हुई हैं डॉक्टर शालिनी साबू जी। शालिनी जी इसी विषय को कानूनी तौर पर रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं। आप प्राध्यापिका हैं, साथ ही साथ सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ी हुई है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। समाज के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में आप काम भी करती हैं। शालिनी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी जी, जब सबसे जो पहला प्रश्न किसी के भी मन में उत्पन्न होता है कि क्योंकि आज तो आधुनिक युग है और आधुनिक युग में नए नए कानून हमारे बीच में हैं, क्योंकि व्याप बहुत बड़ा हो गया है कानून का, तो ये कस्टम और कस्टमरी जो लॉ है, प्रथागत कानून है, वो है क्या? देखिए, यदि आप कानून के स्रोतों को देखेंगे, जी जी, सोर्सेज ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, तो उसमें सबसे पहला स्रोत जिसको कहा जाता है, वो सबसे प्राचीन स्रोत जो है वो कस्टम या प्रथा ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे हम लोग यदि कानून की पढ़ाई जब हम करवाते हैं बच्चों को फर्स्ट ईयर में, तो एक विषय पढ़ाते हैं जूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम विधि का व्याकरण कहते हैं, ग्रामर ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला वन ऑफ द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ लॉ जो है वो कस्टम है, प्रथा है जी। और यही प्रथा सबसे पहले प्रथा बनी, समाज में समुदाय बना, समुदाय सबसे पहले बना, उसके बाद में वही समुदाय जब बड़ा हुआ तो वो एक समाज में परिणत हुआ। ये जो समुदाय था, इन्होंने अपनी कुछ प्रथाओं को अडॉप्ट किया, आत्मसात किया, और फिर ये प्रथा जो है जब ये कानूनी रूप ले ली तो उनको हम कस्टमरी लॉ के रूप में जानने लगे। तो इसका जो पूरा लब्बो-लुआब है वो ये है कि जो समाज में प्रचलित मान्यताएं थी उसके आधार पर जो कानून बना उसे हम कस्टमरी लॉ कह सकते हैं, इस प्रकार की। बिल्कुल। देखिए, जब कभी भी हम कस्टमरी लॉज की बात करते हैं, प्रथागत कानून की बात करते हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, है ना। यदि वो पैरामीटर्स को प्रथा फुलफिल करती है, उनको पूरा करती है, कुछ मापदंड है जिनको वो पूरा करती है, तभी वो प्रथा कानून में परिणत होते हैं। तो वो क्या मापदंड हैं जो प्रथा को कानून में परिणत होने के लिए उसको, जिसको हम कहते हैं कि वो क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये देखना होगा कि भाई प्रथा जो है, प्रथा कितनी पुरानी है ना, उसका जो प्राचीनता कितनी है, कितनी प्राचीन है। तो जब हम प्राचीनता की बात कहते हैं कि भाई कैसे ये डिटरमिन किया जाए कि प्रथा जो है वो प्राचीन है या नहीं, तो उसमें कहा गया कि भाई इसका मापदंड ये होना चाहिए कि जब तक मानव मेमोरी जो है वो उसको ध्यान रख सके, मतलब उसके मेमोरी का जो एकदम लास्ट छोर है वहाँ तक यदि कोई व्यक्ति किसी प्रथा को होते देख रहा है, जान रहा है, तो पहला वो पैरामीटर है उसका मापदंड। दूसरा है कि प्रथा कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस की जानी चाहिए, मतलब उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। यदि कहीं पे भी प्रथा ब्रेक हुई है तो वो फिर प्रथा वो प्रथा नहीं कहलाएगी। बिल्कुल ठीक। तीसरा इसका मापदंड है कि कोई भी प्रथा जो है वो निश्चित होना चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में सर्टेनिटी कहते हैं, है ना। कोई भी तरह का कंफ्यूजन उसको लेकर नहीं होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए। तो ये तीसरा मापदंड है। चौथा है कि भाई प्रथा जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, है ना। उसमें कुछ ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए जिससे कि लोगों को नुकसान हो। और जो चौथी बात है वो बहुत ही मतलब बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि प्रथा
जो है वो पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, जो भी लोक नीति है उसके विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, और वो सबकी भलाई और जिसे हम कहते हैं कि भाई जस्टिस पहुंचाने वाली प्रथा होनी चाहिए। अच्छा, जब ये प्रथा की बात करते हैं तो ये कानून जो प्रथागत कानून है ये हमें मतलब आम लोगों को क्यों जानना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, प्रथा हमको क्यों जाननी चाहिए, हमारा प्रथा तो जाननी ही चाहिए। हाँ। प्रथागत कानून जो है, प्रथाओं पर जो कानून एस्टैब्लिश है उसको हमें क्यों जानना चाहिए? देखिए, इसका एक बहुत मुख्य कारण है, खासकर हम जिस प्रदेश में रहते हैं, झारखंड, जिसे यदि हम देखेंगे भारतीय संविधान में इसको शेड्यूल 5 एरिया कहा गया है। हमारा झारखंड को शेड्यूल 5 एरिया इसलिए कहा गया है कि ये आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पे 26.2% की आबादी आदिवासियों की है, और आप जब संविधान को स्टडी करेंगे, संविधान का अध्ययन करेंगे, तो ये पाएंगे कि जो भी हमारा आदिवासी समुदाय है वो प्रथागत कानून से गवर्न्ड होता है। उस पर काफ़ी मतलब एस्टैब्लिश है, काफ़ी रूड है उस मामले में। बिल्कुल जी। अब उसकी एक खास वजह है कि यदि वो मामला इनहेरिटेंस का हो, सक्सेशन का हो, उत्तराधिकार का हो, अडॉप्शन का हो, है ना, विवाह से संबंधित कोई मामला हो, तो ये जितने लोग जो प्रथागत कानून से गवर्न्ड हैं वो प्रथागत कानून के तहत आते हैं, ये लोग सब उसी कानून से गवर्न्ड होंगे। ये आपके जो संविधान में जो कानून दिए गए हैं उससे ये समुदाय गवर्न्ड नहीं होगा, ये प्रथागत कानून से गवर्न्ड होगा। तो एक बहुत बड़ा यही वजह है कि हमें प्रथागत कानून को जानना चाहिए। एक तो आदिवासियों को, आदिवासी समुदाय से जो बिलोंग करते हैं उनको जानना चाहिए, क्योंकि ये उनके समुदाय का मामला है, उनके राइट्स का मामला है, उनके हित का भी मामला है, उनके हित का मामला है, उनके अधिकारों का मामला है। और जो गैर आदिवासी समुदाय के लोग हैं और शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एरियाज़ में रह रहे हैं, उनको भी प्रथागत कानून की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन लोगों से डील कर रहे हैं जो उस समुदाय को बिलोंग करते हैं, और एज इट इज़ हमें ये कानून जानने चाहिए। अच्छा, तो जैसे प्रथागत कानून में कानून जो सामान्य तौर पर होता है, एक तो जो फौजदारी है, एक सिविल है, तो क्या ये प्रथागत कानून में भी फौजदारी और सिविल अलग अलग है कि दोनों एक ही टाइप का कुछ है, मिला जुला मामला है? देखिए, जब हम प्रथागत कानून की बात करते हैं तो मुख्यतः हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रथागत कानून जो है वो उत्तराधिकार के मामले में लागू होता है, अडॉप्शन के मामले में लागू होता है, विवाह से संबंधित मामलों में लागू होता है ना। तो ये मुख्यतः ये एरियाज़ हैं जिन पर ये कानून लागू होता है। अब बात यदि आती है सिविल और फौजदारी की, जैसा कि अमूमन हम दूसरे क्षेत्र में हम करते हैं, तो देखिए ये जो मामला है उत्तराधिकार का, अडॉप्शन का, विवाह का, सक्सेशन का, इनमें भी जो मसले आते हैं कोर्ट के सामने, वो यदि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, सिविल और दोनों से जुड़े हुए हैं, तो इन मसलों में कस्टमरी लॉज ही एप्लीकेबल होगा। अच्छा, ये सारे मामले में, सिविल में भी और फौजदारी में भी दोनों में ये कस्टमरी लॉज अप्लाइड होगा। अच्छा, अब एक एक करके अगर हम देखते हैं कि जैसे कस्टमरी लॉ में जैसे सामान्य जो हिंदू विवाह पद्धति है, या भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, उसका भी है एक अलग, तो इससे ये कैसे भिन्न है, विवाह वाले मामले में कैसे भिन्न है? देखिए, अभी हमारे देश में एक बहुत चर्चा चल रही है यूनिफॉर्म सिविल। हाँ, बिल्कुल चल रही है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या है कि भाई सब पर एक कानून, सारे समुदायों के लोग, धर्म, जाति, सारा कटिंग, क्षेत्र, पंथ, सब कुछ एक ही कानून से वो गवर्न होगा, है ना। लेकिन जब हम प्रथागत कानून की बात करते हैं तो इसमें पर्सनल लॉज आता है। वो पर्सनल लॉज आदिवासियों का हो या वो पर्सनल लॉज शरीयत का हो, मुस्लिम समुदाय का हो, तो ये पर्सनल लॉज का मामला आ जाता है। अब जो सवाल है, जी हाँ, बिल्कुल शादी से संबंधित सवाल है ये, कि शादी में ये कहाँ एग्जिस्ट करता है।
देखिए, विवाह के मामले में कस्टमरी लॉज का एक बहुत बड़ा रूल है जी। अभी हमारे झारखंड उच्च न्यायालय में एक मसला आया था, ये जो केस था पिंकी लिंडा वर्सेस नीरज करमाली करके, झारखंड उच्च न्यायालय में ये केस आया था और उसमें एक दंपत्ति ने अलगाव के लिए केस फाइल किया था, डिवोर्स का मैटर था और उसने कहा कि भाई उसने इस मामले को फैमिली कोर्ट को दिया था, भाई फैमिली कोर्ट हमारे मामले में हस्तक्षेप करके हमारा जो डिवोर्स मैटर है उसको सेटल कर दे। तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस पर कोई भी तरह का मतलब फैसला नहीं दे सकते हैं। रीज़न क्या है कि भाई आप तो कस्टमरी लॉ से गवर्न होते हैं, वो एक आदिवासी समुदाय के दंपत्ति थे, तो भाई आप कस्टमरी लॉ से गवर्न करते हैं। तो उस कपल ने क्या किया, उस खासकर जो पुरुष था उसने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि भाई हमारे मामले में आप हस्तक्षेप कीजिए। तो झारखंड उच्च न्यायालय ने एक बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन उसमें दिया और उन्होंने कहा कि ये फैमिली कोर्ट को भी कस्टमरी लॉज के मामले में पूरा पावर्स है, वो ये दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये मामला जो है वो विवाह से संबंधित मामला है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो विवाह का मामला है वो या तो वो कस्टमरी लॉ से ही गवर्न होगा यदि वो फैमिली कोर्ट के पास में आए या फिर परहा पंचायत के पास में आए। सबसे पहले कोई भी मामला होता है, जब हम कस्टमरी लॉ की बात करते हैं तो उनका पहला कोर्ट जो है वो परहा पंचायत है या और भी समुदायों में जो कोर्ट होता है, पंचायत का कोर्ट है, वही होता है। तो वहां से तब जाकर के दूसरे जगह उसको यदि किसी भी व्यक्ति को उस पर सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जो भी परहा का निर्णय है उससे उसको वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तब वो फिर फैमिली कोर्ट या उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा है कि जैसे सामान्य क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो अधिकार है, मतलब पिता की संपत्ति में अधिकार या लैंड में अधिकार, तो इसमें इस कस्टमरी लॉ में देखा जाता है कि अमूमन महिलाओं को ज़्यादा पावर दिया गया है, उनको ज़्यादा शक्ति दी गई है, अन्य समुदाय की तुलना में ज़्यादा शक्ति दी गई है। तो अधिकार जो जिसको कहते हैं परंपरागत अधिकार है, उस मामले में और लैंड के मामले में, ये दोनों मामले में क्या है, ये कानून क्या कहता है? देखिए, ये हम देखेंगे कि भाई आदिवासी महिलाएं हैं, आज आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए आदिवासी महिलाएं क्या कर रही है, वो अपने पुरुष काउंटर पार्ट है उससे ज़्यादा काम करती है। खेतों में आदिवासी महिलाएं बिल्कुल करती है, ज़्यादा काम करती है ना। वो यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया था, संयुक्त राष्ट्र का एक रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि भाई महिलाएं जो हैं वो पूरे विश्व में आधी आबादी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं और 2/3 ऑफ द वर्किंग आवर्स वो काम करती हैं, मगर फिर भी उनका जो आय है आर्थिक वो सिर्फ 1/10 है पूरे विश्व का इनकम का। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आदिवासी समुदायों में महिलाओं की इतनी बड़ी भूमिका है घर को चलाने में, उसके बावजूद भी उनको भूमि में कोई भी तरह का उत्तराधिकार नहीं दिया गया है ना। तो ये अभी हम देखेंगे कि भाई जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, हिंदू सक्सेशन एक्ट में आज क्या है, पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार है। बिल्कुल उनको मिल गया, दे दिया गया है, जो अमेंडमेंट हुआ 2005 में, तो उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार है। लेकिन आदिवासी महिलाएं जो हैं उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आदिवासियों में है, हमारे झारखंड में 32 जनजाति हैं, लेकिन किसी भी जनजाति में आप यह बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि महिलाओं को भूमि का उत्तराधिकार नहीं दिया गया है। लैंड जो है, भूमि जो है, वो सिर्फ मेल लीनिएज में पास होती है, पुरुषों के वंशावली में वो पास होती है। अच्छा, उन्हीं को पिता की संपत्ति में पुरुषों को ही अधिकार मिलेगा। यदि किसी महिला का यदि किसी महिला को सिर्फ पुत्रियां हैं, है ना, और उसके पति की मृत्यु हो गई है जी, तो हम क्या देखते हैं, आज आप देखेंगे कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जहाँ पे हम
अक्सर सुनते रहते हैं कि डायन हत्या हो गई है ना, विचक्राफ्ट का जो मामला है, डायन हत्या का जो मामला है। तो डायन हत्या के मामले में हम ये देखते हैं कि भाई किसी महिला को डायन करार कर दिया उसको गया। पहले वो घोषित किया, फिर उस पर अटैक करके उसको डिस्टर्ब किया। या कभी कभी मतलब वायलेंस भी, हत्या भी हो जाती है। जी जी जी। तो जब वैसा होता है तो उसका एक बहुत मुख्य कारण है कि भाई जमीन उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ना। कोई भी महिला को वैसा कुछ इविल पावर्स नहीं होता है, लेकिन वो वैसा घोषित करके उसके जो भायद हैं या जो पुरुष में संबंधी हैं वो उसकी ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। ये उसका एक हथकंडा है। अच्छा, तो ये केवल शेड्यूल 5 में ही है कि शेड्यूल 6 वाले मामले में भी है? देखिए, शेड्यूल 5 एरियाज़ जो है वो एरियाज़ जिन प्रथागत कानून की हम बात कर रहे हैं उससे गवर्नड है। शेड्यूल 6 का जो एरिया है ना, वो शेड्यूल 6 का एरिया नॉर्थ ईस्ट का इलाका जी, बिल्कुल, असम, मेघालय, ये सब का इलाका। वहाँ पे ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स होता है, वो अपने आदिवासी जनजातियों के मामलों को गवर्न करता है। तो उस प्रकार का सिस्टम अपने यहाँ शेड्यूल 5 में नहीं है। देखिए, यदि हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो एक अलग, उनका एक अलग क्षेत्र है। और शेड्यूल 5 का अलग क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर जब हम शेड्यूल 5 एरियाज की बात करते हैं तो ये सब सक्सेशन का मामला, जमीन का मामला प्रथागत कानून के अंतर्गत आता है। और शेड्यूल 6 एरियाज़ की यदि हम बात करेंगे तो शेड्यूल 6 एरियाज़ जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका, उसमें आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कुछ कम्युनिटीज़ में जो सबसे छोटी पुत्री होती है उसको अधिकार दिए गए हैं सक्सेशन के। मिजोरम का इलाका है, और नागा जनजाति वगैरह का इलाका, मिजो जनजाति वगैरह में ये है सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम अपने यहाँ नहीं है। अपने यहाँ जो सिस्टम है, यदि हम झारखंड की बात करेंगे तो संथाल परगना का इलाका है। संथाल परगना के इलाके में एक प्रथा चली आ रही है बहुत समय से, लेकिन अब वो अर्बनाइजेशन की वजह से वो प्रथा खत्म हो गई है। यदि किसी ने ताबेन जूम के बारे में सुना हो, ताबेन जूम एक प्रथा है ना, और उस प्रथा के अंदर ये है कि पुत्री को विवाह के वक्त में एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता है। और वो ज़मीन का टुकड़ा देने के पीछे उनका उद्देश्य ये होता है कि कल को उसको किसी भी तरह की ज़रूरत, कोई समस्या होगी, ज़रूरत होगी तो वो उसको यूटिलाइज कर लेती है। अदरवाइज अभी तक जो स्टेटस है हमारे यहाँ सारे 32 जनजातियों में कि भाई पुत्री को, महिला को यूसुफैक्टरी राइट्स हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि भाई वो उस ज़मीन से खेती कर सकती है, खा सकती है जब तक जीवित है, लेकिन उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, सेल नहीं कर सकती है, किसी दूसरे को बेच नहीं सकती है। ये राइट उनको नहीं है। अच्छा, और क्या क्या राइट्स हैं महिलाओं के, और क्या क्या राइट्स हैं? महिलाओं की बात यदि हम करें तो देखिए, प्रथागत रूप से उनको यदि कानूनी रूप से हम देखें तो भूमि का अधिकार तो उनको नहीं है। नहीं, मतलब उनको सेल ऑफ करने का, लैंड को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार नहीं, वो बेच सके ज़मीन, ऐसा अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार उनको है कि भाई यदि पुत्र है तो पुत्र तक वो भूमि जो है वो डिवोल्व होगा, वो राइट्स मिलेगा, लेकिन जब तक वो मेजर नहीं हो जाता है, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र का नहीं हो जाता है, तब तक वो महिला अपनी उस ज़मीन का संरक्षण कर सकती है, उस पर खेती कर सकती है और उसको यूटिलाइज कर सकती है। और इसके अलावा जो है कि जैसा कि मैंने कहा कि यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती है, आजीवन अविवाहित रहती है, तो पिता की संपत्ति में उसको पूर्ण रूप से तो अधिकार नहीं मिलेगा, मगर एक हिस्सा उसको मिल सकता है जिस पर वो खेती करके अपना जीवन यापन कर सकती है। इसके अलावा उसके पास में और कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ये जो जैसे एडॉप्शन अन्य जगह जैसे है कि एडॉप्शन के कानून बन गए हैं, फिर इसके बाद डिवोर्स के कानून बन गए हैं, फिर इसके बाद और जो कानून है उस प्रकार से ये कस्टमरी यानी ट्राइब में कोई इस प्रकार का कोई कानून है? देखिए, अडॉप्शन का जहाँ तक मसला है, अडॉप्शन में कहा गया है कि भाई यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई दंपत्ति किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है और वो मेल चाइल्ड है ना, लड़का है, तो यदि वो सेम गोत्र से हो, क्लैन से हो, जिसको हम क्लैन बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसको
अधिकार मिलेगा सक्सेशन का। लेकिन यदि वो किसी दूसरे क्लैन से है तो उसको सक्सेशन का कोई अधिकार उस बच्चे को नहीं मिलेगा। जैसे मींज है तो मींज का ही वो एडॉप्शन अगर होगा, वो मतलब कि सेम गोत्र सेम परिवार जिसको हम समुदाय कहते हैं, उसी समुदाय से यदि वो आता है तो उसको मिलेगा, उसको सक्सेशन का राइट्स मिलेगा। भाई का बेटा है या उसी परिवार में किसी का पुत्र है और वो अडॉप्ट किया गया है तो उसको वो अधिकार मिलेंगे। और अगर बहन का बेटा है तो देखिए, बहन का बेटा यदि है तो बहन का बेटा यदि है तो फिर उसमें देखना होगा। देखिए क्या है, एक और चीज़ के बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी कि एक सिस्टम है घर जमाई का। तो घर जमाई का यदि एक परिवार में 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, तो घर जमाई यदि किसी एक का पति घर जमाई बन जाता है तो फिर उसको क्या है, उसको अधिकार मिलेंगे अपने ससुराल के ज़मीन में। लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि वो अपना जो अपने पिता के घर में वो लड़का जो है उसको अपना राइट्स को फॉरगो करना पड़ेगा, है ना। वहाँ वो अपने अधिकार को छोड़ देगा तो यहाँ उसको अधिकार मिल जाएगा, अधिकार उसको मिल जाएगा। लेकिन फिर इसमें यही है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा डिस्क्रिपेंसी है कि भाई जब तक कि उसकी पत्नी जीवित है तब तक वो अधिकार रहेगा, उसके बच्चों तक वो अधिकार पास ऑन नहीं हो सकता है। अच्छा, पत्नी की मृत्यु के बाद उसको अधिकार उसका फिर उसके बच्चों को वो अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, ये ऐसा है। अच्छा, 3 कानून भारत सरकार ने और बनाए, खास करके जंगल से संबंधित है, आदिवासियों को भी थोड़ा थोड़ा इसमें। एक तो पूरा है पेशा का कानून है, फिर दूसरा कानून है उसमें भूमि अधिग्रहण का कानून है, और तीसरा कानून है जो जंगल का जो पट्टा है, वो 3 कानून है। तो ये तीनों कानून कस्टमरी लॉ में कहाँ एग्जिस्ट करता है? देखिए, ये तीनों कानून को यदि हम देखेंगे, जैसा कि आपने बताया कि पेशा का कानून है, फिर फॉरेस्ट राइट्स का कानून है, और तीसरा कानून जो है वो भूमि अधिग्रहण का कानून है। तो पेशा में क्या हुआ, पेशा भूरिया कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी 1996 में, उसमें उसको अभी हम कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि भाई उसको पूरी तरह से झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। उसमें एक आप देखेंगे कि एक प्रावधान है कि भाई जैसे पंचायत के अंदर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ होना चाहिए, तो जिसको हम कहते हैं कि लघु वनोपज, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो सिर्फ और सिर्फ जंगल में होता है ना, उससे उसके खरीद फरोख्त का कोई मामला हो, उससे रिलेटेड कोई तरह का मुनाफा हो, तो उसका डिसीजंस वो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ करेंगे, जिसके मेंबर्स वो पंचायत के लोग होते हैं, है ना। लेकिन अभी तक आप देखेंगे, और ये जो पंचायत है, ये पंचायत कस्टमरी लॉ के तहत काम करती है। उसी के अंतर्गत ये बनेगा जी, ये उसी के अंतर्गत बनेगा। तो उसका संबंध है तो प्रथागत कानून से, लेकिन प्रथागत कानून को उतने मतलब सशक्त तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, अपने झारखंड में हम देखते हैं कि 2-3 प्रकार के और कानून हैं, जैसे इसी से संबंधित है, जैसे आपको छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट है, फिर इसके बाद कोल्हान का भी संभवतः काश्तकारी एक्ट है, विल्किंसन रूल है, और तीसरा एक कानून है जो आपको संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट है। तो ये कहाँ मतलब किस तरह से ये काम कर रहा है, और किस तरह हमारे जो परंपरागत कानून है, प्रथागत कानून है, इसको प्रभावित कर रहा है? देखिए, यदि हम तीनों एक्ट्स की बात करेंगे, जैसे आपने कहा कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट है 1908 का, बहुत पुराना एक्ट है, वो हमारे छोटा नागपुर का जो एरिया है वो उसमें प्रभावशाली है जी, बिल्कुल। और ये जो है, ये भूमि के मामले में ये काम करता है। ये जो तीनों एक्ट्स है, चाहे वो छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट हो, SPT हो, संथाल परगना का एक्ट हो, जो संथाल परगना के क्षेत्र में प्रभावित है, और तीसरा जो है वो विल्किंसन रूल है, जो कोल्हान और चाईबासा के एरिया में। तीनों देखिए टेन्यूरियल लॉज हैं, तीनों लैंड से रिलेटेड लॉज हैं, है ना। तो लैंड या भूमि का किस तरह से ट्रांसफ़र होना है, किन पर्पसेस के लिए होना है, और कितनी आदिवासी लैंड गैर आदिवासियों को जा सकती है और किस पर्पस से जा सकती है, इन बातों का उल्लेख ये तीनों
लॉज में है, ये तीनों एक्ट्स में है। तो ये भी तो परंपरागत कानून के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल, ये परंपरागत कानून के अंतर्गत आता है, क्योंकि परंपरागत कानून का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है सक्सेशन और इनहेरिटेंस का जी। और वो जो है वो जमीन से डायरेक्टली संबंधित है। तो इन तीनों कानूनों में उल्लेख है कि भाई जो भूमि है, अब जैसे छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट की हम बात करें तो जी, उसमें जी। दो तरह के जमीन की चर्चा की गई है, एक तो खुटखटी लैंड्स है और दूसरा है बुनिहारी। तो अभी भी हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं झारखंड में खुटखटी या बुनिहारी जमीन का। तो वो खुटखटी जो जमीन है उन पर किनका अधिकार रहेगा, उनका डिवीजन कैसे होगा और बुनिहारी लैंड्स का डिवीजन कैसे होगा, ये सब चीज़ों का उल्लेख उसमें है। बहुत अच्छा आपने साबू जी आप आई और आपने बहुत बढ़िया तरीके से डिफाइन किया, बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या किया जो कस्टमरी लॉ क्या होता है और इसका क्या क्या प्रभाव है और हमारे प्रदेश में यह किस प्रकार से काम कर रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही विषय को लेकर के फिर से बार बार आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।